दीपक बेटा, तुम्हारे बाबूजी बात करना चाह रहे हैं, फोन उन्हीं को दे रही हूँ। प्रणाम बाबूजी, बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? यहाँ तो सब ठीक है बाबूजी, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब स्वास्थ्य का क्या है, उम्र के साथ छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती है। अब उन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो काम कैसे होगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना बाबूजी, मैं और शौर्य दोनों अच्छी नौकरी करने लगे हैं। क्या जरूरत है आपको अभी इस उम्र में रोज रोज सुबह 8 बजे ऑफिस भागने की? आप ऐसा करिए, वीआरएस ले लीजिए। इस उम्र में अकेले वहां रह रहे हैं। अरे आपने जीवन भर की कमाई लगाकर शहर में इतना बड़ा घर बनाया, अब छोड़िए नौकरी और यहाँ आकर अपने बहू बेटे से सेवा करवाइए। अरे बेटा, यही बताने के लिए तो फोन मिलवाया है तुम्हारी माँ से। वीआरएस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे विभाग में नियम आया है, 58 में ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। अगले महीने की 5 तारीख को रिटायरमेंट है मेरा। अरे ये तो अच्छी खबर है बाबूजी, आपकी इस नौकरी की बदौलत ही हमने पढ़ाई लिखाई की, हमें अच्छी नौकरी मिली। आपने शान से नौकरी की है तो आपका रिटायरमेंट भी शान से ही होना चाहिए। मैं शौर्य से बात करता हूँ, आपके रिटायरमेंट के लिए हम लोग एक बड़ी पार्टी रखेंगे। ऐसे ही चुपचाप रिटायर नहीं होने देंगे आपको। बेटा, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं बाबूजी, जरूरत तो है ही। अच्छा हुआ आपने समय से बता दिया, मैं कार्ड छापने के लिए दे देता हूँ और शौर्य को बोलकर बाकी की तैयारी करने के लिए भी कह देता हूँ। आप बस अपना सामान बांधिए। रिटायरमेंट के बाद अब एक दिन भी आपको गांव में नहीं रहना है। बेटा, बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। हम अपना सामान बांधते हैं। ऑफिस वाले ने तो छुट्टी दे दी है हमें, अब हम तुम्हारी माँ की छुट्टी करते हैं। बहुत सेवा की है उसने जीवन भर सबकी। अगले महीने की 7 तारीख आ पहुंची थी। दोनों बेटों ने पिता भैरव सिंह की रिटायरमेंट पर जोरदार पार्टी करी थी। पार्टी में जो भी आया तारीफ करते नहीं थक रहा था। तो भाई साहब, अब रिटायरमेंट तो हो गया, आगे का क्या सोचा है? यही गांव में रहना है या फिर शहर जाएंगे बेटों के पास? अरे अंकल जी, जब पापा के रिटायरमेंट हो गया है तो अब गांव में रहने का कोई मतलब ही नहीं बचता। पापा हमारे साथ शहर आएंगे। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। अगले दिन सवेरे सभी मेहमान जा चुके थे। भैरव सिंह अपने घर आंगन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अरे भाई साहब, फिर क्या सोचा है, कब तक शिफ्ट होना है? भाई साहब अगले महीने तक जाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मकान किराए पर नहीं देंगे। सोच रहे हैं ऐसे ही ताला लगा देंगे, सामान भी लेकर जाने की कोई इच्छा नहीं है। वहाँ शहर में बेटों के पास सब है, इस पुरानी गृहस्थी को यहीं सहेज कर रखेंगे। जब कभी मन किया तो गांव में आकर कुछ दिन बिताया करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने भाई साहब, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, ये प्रेम और सम्मान और कुछ नहीं, एक छलावा है। रिश्तों से जितनी दूरी बनाकर उसे देखो उतना ज्यादा नजर आता है। रिश्तों के जितना करीब जाओगे निराशा ही नजर आएगी। बेटे बहू के साथ संबंध तभी मधुर रहते हैं जब थोड़ी दूरी बनी रहे। अब जितना नजदीक जाएंगे ना, अपने हाथ उतने ही खाली पाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है भाई साहब, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती और मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। भैरव सिंह को अपने पड़ोसी संपूर्ण सिंह की बातें थोड़ी बुरी जरूर लगी थी, लेकिन उस समय उसने उन बातों को ज्यादा तूल न देते हुए बात को बदल दिया। जल्दी ही भैरव सिंह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी बेटे और बहू के साथ अपना आगे का जीवन बिताने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचकर, सुनिए, चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है, आप भी पियेंगे क्या? अब तुम अपने बेटे और बहू के पास हो, बड़े अरमान थे ना तुम्हारे बहू के पास जाऊंगी तो उनसे खूब सेवा करवाऊंगी, तो अब चाय पीने से पहले इतना संकोच क्यों कर रही हो? अधिकार से आवाज लगाओ अपनी बहू को और गर्मा गर्म 2 कप चाय बनवा लो। ठीक कहते हैं, लेकिन अब क्या बताऊं, इतने सालों तक खुद ही घर का सारा काम अकेले किया है ना, तो किसी को हुक्म देने की आदत ही नहीं रही। अरे भाई, सब काम खुद ही करना है तो फिर यहाँ शहर में आकर बच्चों के पास रहने का क्या मतलब? जैसे हमने रिटायरमेंट ले लिया वैसे तुम भी अब खुद को घर गृहस्थी से रिटायर समझो। तुम तो अब इस बूढ़े के साथ बैठकर अपना समय पास करो। जवानी में तो हमेशा यही बहाना बनाती थी, घर का काम है, बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई है। देखो कितनी जल्दी जीवन का बसंत बीत गया, अब तो उम्र ढलने को है। कम से कम अब तो थोड़ा सा समय बूढ़े के साथ बिता लो, क्या पता कब रात आ जाए। अरे हटिए जी, 1 कप चाय पीने के लिए पूछा था, पता नहीं क्या प्रवचन लेकर बैठ गए। जब देखो तब जीने मरने की बातें करने लगते हैं। आपके साथ बात करना ही बेकार है। बेकार में ही रिटायरमेंट लेकर घर बैठ गए, नौकरी में ही ठीक थे। कम से कम ये बेकार बातें तो नहीं आती थी आपके मन में? लो भला, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अमर घुट्टी पीकर थोड़ी ना आया हूँ।
एक दिन तो सबको ही जाना है। वैसे भी सोच रहा हूँ इस बार बुढ़िया के साथ वैलेंटाइन डे मना लेता हूँ। जवानी में बड़ी शिकायत रहती थी तुम्हें कि मैं कुछ गिफ्ट नहीं लाता तुम्हारे लिए। अरे चाहिए जी, हमें तो लग रहा है सुबह सुबह भांग चढ़ाकर बैठे। मैं रसोई में जा रही हूँ चाय बनाने, अब बुढ़ापे में ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे। माँ जी क्या बात है, बाबूजी ने कुछ कहा क्या आपसे? आपका चेहरा इतना लाल क्यों नजर आ रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारी सास को ना चाय पीने की इच्छा हो रही है। तुम ऐसा करो 2 कप बढ़िया सी चाय बना लो। वो बाबूजी मैं ये कहने आई थी कि जरा बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ, बस के आने का समय हो रहा है ना, वापस आकर चाय बना दूं तो चलेगा क्या? अरे बहू क्यों चिंता करे, बच्चों को स्कूल से मैं लेकर आता हूँ, तू जाकर चाय बना ले। और बेटा बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए निसंकोच बोल दिया कर, हम पूरा दिन खाली ही तो रहते हैं। अरे बाबूजी इतनी धूप है, आप बाहर कहाँ परेशान होंगे? तेरी सास जाएगी ना मेरे साथ, इसी बहाने इस बुढ़िया की सैर हो जाएगी। तू जाकर चाय का पानी चढ़ा दे, हम दोनों अभी बच्चों को लेकर आते हैं। भैरव सिंह और मीना बच्चों को लेने के लिए बाहर स्टॉपेज की तरफ बढ़ गए और इधर छोटी बहू ने जाकर रसोई में सास ससुर के लिए चाय का पानी रख दिया। कुछ ही देर में बच्चे स्कूल से लौट आए थे। बड़ी बहू खाने में क्या बनाया है आज? आलू गोभी की सब्जी है, चिंटू को बहुत पसंद है ना, उसकी पसंद का खाना ना बनाओ तो मुंह फुला लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बच्चों की पसंद से ही खाना बनना चाहिए, लेकिन ये सब्जी ना तुम्हारे बाबूजी नहीं खा पाएंगे। तुम ऐसा करो थोड़ी सी दाल और बना लो। ठीक है माँ जी। रसोई में आकर बाबूजी की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जब देखो तब कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। अभी चाय का कप ठंडा नहीं हुआ, उससे पहले दाल बनाने का फरमान जारी कर दिया। अब बुढ़ापे में इतने नखरे शोभा देते हैं क्या? ठीक कह रही हैं भाभी, अरे जो बनाए चुपचाप खा लेना चाहिए। वैसे भी इस खाने के अलावा और भी 10 काम रहते हैं, पूरा दिन रसोई में ही बिता देंगे तो बाकी के काम कब होंगे? 1 महीना हुआ है माँ बाबूजी को आए, 1 महीने में मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, पूरा टाइम टेबल बिगाड़ कर रख दिया इन्होंने। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी दीदी। पहले बच्चों को स्कूल भेजकर घर के काम निपटाने के बाद थोड़ी देर बिस्तर पर आराम कर लेते थे, लेकिन माँ बाबूजी की ये दिन भर चाय की रागिनी ने सुकून छीन लिया है। ऊपर से खाने में 100 नखरे दोनों के, कभी इन्हें सूखी सब्जी नहीं खानी, कभी पराठे नहीं खाने, कभी मसाला नहीं चाहिए। माँ बाबूजी की तो उम्र हो गई है, अब हम क्या जवानी में बूढ़ों वाला खाना शुरू कर दे? बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी तू। बाबूजी की पसंद का खाना बना दो तो बच्चे नाक मुंह चढ़ाते, बच्चों की पसंद का बना दो तो माँ बाबूजी नखरा करते। कभी कभी तो भाभी मुझे लगता है माँ बाबूजी ना गांव में ही ठीक थे, बड़ा सुकून था जिंदगी में। मुझे तो कभी कभी उलझन होने लगी है। तूने मेरे मुंह की बात कह दी छोटी, मतलब ऐसा महसूस करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। खैर अब ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, अपना काम करते हैं वरना रसोई में ही दिन बीत जाएगा। दोनों बहू अब रोज रोज सास ससुर की फरमाइश पूरी करते करते थक गई थी। ऊपर से इतने साल अकेले रहने के बाद अब उन्हें सास ससुर के होने पर बंधन महसूस होने लगा था, इसलिए अक्सर थोड़ी चिड़ी हुई सी नजर आती थी। एक दिन, क्या बात है बाबूजी, आप खाना नहीं खा रहे, आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे बेटा खाना बहुत मसालेदार बना है, मैं इतना तेल मसाला खा नहीं पाता, तुम लोग खाओ, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। बाबूजी ताना मत मारिए, आप सब समझती हूँ मैं आप क्या जताना चाह रहे हो। अरे रोज तो आपके लिए बनाती हूँ ना, आज बच्चों की इच्छा थी छोले भटूरे खाने की तो मना नहीं कर पाई और आप ऐसे सुना रहे हैं मुझे। अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चुपचाप अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने बेटों के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि जता सको ना कितना परेशान है आप इस घर में। खूब समझ रही हूँ आप लोगों की चालाकी, वरना चाहते तो बिना इनको जताए भी यहाँ से जा सकते थे। बाहो तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे हम तो कभी कुछ कहते ही नहीं, बिना बात बदनाम मत करो। देख रहे हो आप दोनों भाई, दिन रात आपके माँ बाबूजी की सेवा कर रहे हैं, तभी ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। अब क्या हम लोग भी रोज बीमार वाला खाना खाए? कभी तो मन करता है कुछ अच्छा खाना खाए, क्या गुनाह कर दिया इसमें? अरे ये सब क्या चल रहा है? और माँ बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो ना, कभी कभी तो सबकी पसंद का खाना बनना ही चाहिए। बेटे की बात सुनकर सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, दादाजी शाम हो गई, चलिए पार्क चलते हैं। हाँ बेटा चलो, तुम्हें घुमा लाता हूँ। भैरव अपने पोतों को लेकर पार्क की तरफ निकल गया। अरे छोटी ये चिंटू बंटी कहाँ है दोनों? परीक्षा सर पर है और पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। कहाँ जाएंगे दीदी, बाबूजी ले गए अपने साथ, अब कुछ बोल दूंगी तो घर में सबको बुरा लग जाएगा। अरे वो तो बच्चे हैं लेकिन बाबूजी तो समझदार है,
लेकिन उन्हें ना तो कुछ बच्चों को समझाना है, ना हमसे कुछ पूछना है। बस निकल जाओ शाम होते ही पार्क के लिए। बच्चों की पढ़ाई जाए बाहर चूल्हे में। बेटा तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिताजी से मना कर दूंगी, कल से वो बच्चों को लेकर पार्क नहीं जाएंगे। उनके तो खुद पैरों में तकलीफ रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों के मोह में मना नहीं कर पाते। तुम चिंता मत करो, कल से उन्हें कहूंगी घर पर आराम करें। इतना कहकर सास अपने कमरे में चली जाती है। बुढ़ापा आ गया, लेकिन दोनों बूढ़े बुढ़िया एक जिस्म दो जान बने रहते हैं। मजाल है जो कोई दो शब्द बोल दे। देखा कैसे माँ जी आई बचाव करने। हर गुजरते दिन के साथ घर का माहौल बेहद कड़वा होता जा रहा था। दोनों बहुएं छोटी छोटी बात पर बतंगड़ बनाने से नहीं चूक रही थी। आपको अभी भी लगता है कि हमने यहाँ आकर ठीक किया? कभी कभी तो लगता है हमारा और बच्चों दोनों का सुकून छिन गया है हमारे एक फैसले से। बहुओं के बदलते व्यवहार को देखकर लगता है वो हमारी सेवा सत्कार से परेशान हो चुकी है। तुम तो जानती हो ना, दोनों बेटे चाहते थे कि हम उनके साथ आकर रहे। अब बेटे ने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे इनकार कर देता। और बहू को भी दोष मत दो, वो बेचारी भी जिम्मेदारी में घिरी हुई है। हम कोई बाहर वाले तो है नहीं, हमें भी इस घर को अपना घर मान कर रहना होगा। ऐसे छोटी छोटी बात पर मन मुटाव रखेंगे तो कैसे चलेगा। पति की बात सुनकर अब मीना ने चुप्पी साध ली थी। अच्छा सुनो, बहुओं की थोड़ी मदद कर दिया करो, अकेले सब संभालती है, दोनों थक जाती होगी बेचारी। जानती हूँ अभी भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आपके बेटे बहू वैसे नहीं हैं जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके मन की तसल्ली के लिए मैं भी अंत तक साथ निभाने को तैयार हूँ। अब सास मीना रसोई में चाय बना देती, सब्जी काट देती, घर के छोटे मोटे काम बिना कहे निपटा लेती। लेकिन न जाने ऐसा क्या था, बहुओं के व्यवहार में तलखी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीदी सोचा था वैलेंटाइन डे पर पार्टी करेंगे, बाहर घूमकर आएंगे, लेकिन लगता है यहाँ तो चूल्हा चौका करके ये दिन बिताना पड़ेगा। ये 6 मीटर की साड़ी पहनकर कौन सी पार्टी होती है? मैं तो उकता गई हूँ इस जीवन से। दिन भर माँ जी बाबू जी के आगे पीछे घूमते रहो, ना कहीं जा सकते हैं, ना बाहर घूम सकते हैं, ना अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं। घर है या जेल समझ में नहीं आता। अब दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी, तभी ससुर जी सब्जियों का थैला लेकर अंदर आते हैं। बहू ये लो सब्जियां आ गई है तुम्हारी, बच्चों के लिए फल भी है, धोकर लगा देना। बाबूजी क्या जरूरत थी आपको सब्जी लाने की? फिर वही मेथी पालक सरसों। थक गए ये घास फूस खाकर। कभी किसी और की पसंद के बारे में सोच लिया कीजिए ना आप। सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। क्यों बिना कहे थैला लेकर सब्जी लेने बाजार जाते हैं आप? ताकि आपको आपकी पसंद का खाना भी मिलता रहे और किसी को कुछ कहना भी ना पड़े। बहू की बात आज भैरोसे के दिल पर चोट कर गई थी। लंबी सांस खींचते हुए वो अपने कमरे में गए। तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? इतना वजन क्यों उठाते हैं आप? मना किया है ना डॉक्टर ने आपको? बस भाग्यवान में हार गया। सामान बांध लो, गांव चलने का समय हो गया है। मतलब ये शहर रास नहीं आ रहा मुझे। चलो अपने घर चलते हैं। मीना बिना कहे पति की आंखों की नमी को पहचान गई थी। बिना कोई सवाल पूछे मीना ने अपने कुछ कपड़े पैक किए और वापस अपने गांव लौट गई। अरे बाबूजी, आप अचानक गांव कैसे चले गए? सब ठीक तो है ना? बेटा आए तो गांव में घूमने ही थे, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो सोच रहे रुक जाते। जब लौटने का मन होगा तो खबर कर देंगे। तुम अपना ख्याल रखना, हम यहाँ ठीक है। चलो मुसीबत टली। ये 1 साल जैसे 1 जन्म के बराबर हो गया था। अब जाकर खुलकर सांस लेने को मिलेगी। 4 दिन बाद। अच्छा भाभी, आप बाजार जाकर सब्जियां ला दोगी मुझे? चिंटू बहुत परेशान कर रहा है। आज तो कोई काम करना भारी पड़ रहा है। अरे मैं कैसे जाऊंगी? मुझे मुन्ने को पढ़ाना है, उसके एग्जाम चल रहा है ना। तो फिर खाना कैसे बनेगा? कोई सब्जी ही नहीं घर में। बाबूजी बिना कहे रोज ताजी सब्जियां फल लाकर देते थे, तो कभी लगाई नहीं। ये भी एक काम है। अभी तो सब्जी और दूध लाना भी एक बहुत भारी काम लग रहा है। हाँ, बच्चे भी दादा दादी के साथ पूरा दिन खेलते थे। घर का काम कैसे चुटकी बजाकर हो जाता था, पता ही नहीं लगता था। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा घर का काम करूं या बच्चे देखूं। ऊपर से पार्क जाने की ऐसी आदत लग गई है, शाम को बच्चों को पार्क ले जाए तो घर के काम कैसे होंगे, समझ में नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर, मैं काम वाली से बात करती हूँ। घर के कामों में वो हमारी मदद कर दिया करेगी, वरना घर के काम निपटाना तो पहाड़ जैसा लगने लगा है। दोनों बहुओं ने कामवाली की मदद से घर के काम करना शुरू तो जरूर कर दिया था, लेकिन कामवाली की बड़ी सैलरी देना अब उनको मुश्किल लग रहा था। अगले महीने सुनते हैं जी, थोड़े पैसे और दीजिए ना। इतने पैसे में कैसे काम चलेगा? 6,000 तो कामवाली ले जाएगी। सब्जी फल का भी महीने का 10,000 लग जाता है। अरे तो पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या मैंने? ऐसा करो, अपनी चाय कम कर दो।
1 लीटर दूध लिया करो और सब्जी फल भी थोड़ा हाथ खींचकर इस्तेमाल करो। कमाई से ज्यादा खर्च नहीं दे पाऊंगा तुम दोनों को। अरे तुम दोनों तो ऐसे दोनों हाथों से पैसे उड़ा रही हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पैसा जा कहां रहा है? माँ बाबूजी थे तो सैलरी में से पैसे बच जाते थे, और अब पूरे पैसे खर्च होने के बाद भी तुम्हारा बजट चलने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले घर का खर्च इसलिए चल जाता था क्योंकि दूध, सब्जी, फल सबके पैसे पापा अपनी पेंशन से खर्च करते थे। बच्चों को छोटा मोटा सामान दिलवा देना, घर का राशन और बाकी सामान मंगवा देना, ये सब पापा बिना कहे कर दिया करते थे। उनके होते हुए कितने अच्छे से घर के पहिए घूम रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा है पूरी ट्रेन ही बेपटरी हो गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। माँ बाबूजी के होते हुए हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि उनके होने से सब कुछ कितना आसानी से मैनेज हो रहा था। हमें तो बस अपनी आजादी प्यारी थी, जिसके लिए हमने बार बार माँ बाबूजी को नीचा दिखाया। बच्चे भी माँ बाबूजी के साथ कितना खुश रहते थे। बड़े बुजुर्ग घर की छायादार पेड़ की तरह होते हैं, जो फल फूल चाहे ना भी दे, छांव भरपूर देते। लेकिन तुम दोनों ने उस छांव की कभी कदर नहीं की। तुम्हें तो हमेशा पेड़ से गिरने वाले सूखे पत्तों से चिढ़ रही, कभी उस ठंडी हवा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो हर पल तुम्हारे पास थी। दोनों बहुएं अपने करने पर बेहद शर्मिंदा थी। माँ बाबूजी के जाने के बाद अब उन्हें हर पल उनकी कमी और अपनेपन का एहसास हो रहा था। आखिरकार अगले सप्ताह पूरा परिवार गांव जाता है और हाथ जोड़कर मीना और भैरव से माफी मांगता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चों। लेकिन हमने तय किया है कि अब हम यहीं रहेंगे। शहर तुमसे मिलने आया करेंगे, लेकिन हमारा घर तो यही रहेगा।